आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैकाट्रॉनिक्स। तो आज की वीडियो में जो जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेंगे आपके मैकाट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, बायोनिक्स एंड ऑटोट्रॉनिक्स। ये 4 टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें ये भी रहेगा कि मैकाट्रॉनिक्स क्या है, मैकाट्रॉनिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका जो है ओरिजिन क्या है। मैकाट्रॉनिक्स के बारे में सब चीज़ें इसमें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके बाद एवियोनिक्स क्या है, बायोनिक्स क्या है, ट्रायोनिक्स, ऑटोट्रॉनिक्स क्या है, ये सब भी इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जो पहला चैप्टर है आपका मैकाट्रॉनिक्स, वो हम 2 लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों पढ़ते रहें, आप एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं। जो आपकी 5th यूनिट है, आप ये मान के चलें कि इसके जो लेक्चर हैं आपको आज से मिलने स्टार्ट हो गए हैं और लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरे लेक्चर प्रोवाइड कराते जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा कि मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है। मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है, तो देखिए मैकाट्रॉनिक्स की बात करते हैं। नाम से ही देखिए पता चल रहा है मैकाट्रॉनिक्स, यानी मैका का मतलब वो तो हो गया मैकेनिकल और ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। क्लियर नहीं? इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है। अब देखिए, मैकाट्रॉनिक्स इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जापानीज ओरिजिन and can be defined as the application of electronics and computer technology to control the motion of mechanical system। क्लियर है? मैकाट्रॉनिक्स क्या है, वो जापानीज से पैदा हुआ हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसकी जो शुरुआत हुई है वो जापान से हुई है। कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। एंड कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका मैकेनिकल सिस्टम का जो मोशन है, कोई भी मैकेनिकल मशीन है आपकी, उस मैकेनिकल मशीन का जो मोशन है, उस मोशन को जो कंट्रोल कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कर रही है। क्लियर है ना? यानी मैकेनिकल डिवाइस में हमने इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ठीक है। तो अगर हम एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, मैकाट्रॉनिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैकेनिकल सिस्टम में हम उसे कंट्रोल करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। क्लियर है? तो देखिए, मैकाट्रॉनिक्स मे बी डिफाइंड एज द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम with electronics, electrical and computer system into a single system, into a single system। यानी मैकाट्रॉनिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, द कंप्लीट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम का, इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरा सिस्टम। ठीक है, नहीं तो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल का पूरा जो सिस्टम है किसके साथ, विद इलेक्ट्रॉनिक, आर्टिफिशियल एंड कंप्यूटर सिस्टम इनटू ए सिंगल सिस्टम। एक सिंगल सिस्टम में, एक सिंगल मशीन में आपको मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी लगे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी लगे मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और उसमें कंप्यूटर सिस्टम का भी हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इन सब का जो इंटीग्रेशन पार्ट होगा, इन सबको जोड़कर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो मैकाट्रॉनिक्स बनेगा। क्लियर है? ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी जो है वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी मैकाट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर क्या है, मैकेनिकल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी है। जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, फुल्ली आपकी वॉशिंग मशीन आती है, उनमें इन सभी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल का एक एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो देखिए, इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिजाइन। यानी इसके अंदर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करेंगे, मल्टी इंजीनियरिंग ब्रांच का यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को डिजाइन करने में। देखिए, इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन, इसके देखिए इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन होंगे। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल,
मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल and computer engineering to develop product, process and system with greater flexibility, easy in redesign and ability of reprogramming। यानी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? इसमें रहेगा आपका किसका एप्लीकेशन? इलेक्ट्रिकल का एप्लीकेशन इन्वॉल्व रहेगा, मैकेनिकल का रहेगा, टेली कम्युनिकेशन का रहेगा, कंट्रोल सिस्टम का रहेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रहेगा। ठीक है। टू डेवलप प्रोडक्ट, किसे डेवलप करने के लिए? प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। ठीक है ना। एंड सिस्टम विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहे, इजी इन रीडिज़ाइन, उसे रीडिज़ाइन करना भी आसान हो, और एबिलिटी ऑफ रीप्रोग्रामिंग, और उसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग है आप उसमें भी टाइम टू टाइम चेंज कर सकें। क्लियर है। उसका डिज़ाइन भी आप टाइम टू टाइम आसानी से चेंज कर दें, और उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो भी चेंज कर सकें। ये भी ध्यान रखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि मैकाट्रॉनिक्स जो होता है, मैकाट्रॉनिक्स का जो सिस्टम रहेगा वो क्या होता है, वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आप उस मशीन को उस टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो आपकी पुरानी मशीन खराब हो गई, आप उस पुरानी मशीन को भी क्या कर सकते हैं, रीडिज़ाइन करके या उसमें प्रोग्रामिंग चेंज करके क्या कर सकते हैं, उसे अपडेटेड कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैकाट्रॉनिक्स जो है किसका सिस्टम है, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। और भी सारी ब्रांचें आ सकती है, जैसे टेली कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगी इसमें। देखिए इलेक्ट्रिकल इसमें नहीं है, आप यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं छोटा सा ऐसे करके, उसमें आप इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हैं, नीचे एक छोटा सा बना के यहाँ टेली कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें जितनी भी ब्रांच है उनका लगभग सभी का यूज होता है। अब देखिए आप बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम। जो आपका मैकाट्रॉनिक सिस्टम है उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए पहला जो एलिमेंट्स है इसका वो है एक्चुएटर एंड सेंसर। एक्चुएटर्स एंड सेंसर। सेकंड होगा सिग्नल एंड कंडीशनिंग। थर्ड होगा डिजिटल लॉजिक सिस्टम। फोर्थ है आपका सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। और फिफ्थ है आपका कंप्यूटर्स एंड डिस्प्ले डिवाइस। कुल मिला के इसके 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं जो आपके इनपुट लेने से आउटपुट देने तक काम आते हैं। इनपुट लेने से आउटपुट देने तक काम आते हैं। पहला है, देखिए एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है एक्चुएटर्स एंड सेंसर। भाई ये एक्चुएटर और सेंसर क्या है? देखिए सेंसर को तो आपको पता है, सेंसर वो होता है जो इनपुट और आउटपुट को सेंस करता है, उसे सेंसर कहते हैं। इतना तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। और एक्चुएटर्स जो होगा, मशीन के अंदर जो मोशन क्रिएट होगा वो एक्चुएटर्स की वजह से होगा। ठीक है। तो देखिए सेंसर एंड एक्चुएटर्स मोस्टली कम अंडर मैकेनिकल सिस्टम। सेंसर और एक्चुएटर जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। यानी ये मैकेनिकल सिस्टम का पार्ट है। इसमें जो एक्चुएटर्स है ये तो फुल्ली मैकेनिकल का ही पार्ट है। जो सेंसर है इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज होता है। ठीक है। तो देखिए द एक्चुएटर्स प्रोड्यूस मोशन और कोज सम मोशन। जो एक्चुएटर्स है आपका उसकी वजह से क्या होगा, मोशन क्रिएट होगा। जैसे कि आपने कोई पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लगा दिया या आपने कोई मोटर लगा दी मशीन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मशीन के अंदर मोशन क्रिएट होगा। ठीक है। तो देखिए द सेंसर डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम पैरामीटर इनपुट एंड आउटपुट। और सेंसर क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, सेंसर आपका डिटेक्ट करेगा किसे, सिस्टम को डिटेक्ट करेगा। सिस्टम के जो पैरामीटर होंगे कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, उन सबको सेंसर डिटेक्ट करेगा। क्लियर है। तो देखिए द वेरियस एक्चुएटर्स यूज्ड इन द मैकाट्रॉनिक सिस्टम आर न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर। यानी मोशन को क्रिएट करने के लिए, मशीन के अंदर मोशन क्रिएट करने के लिए आप किस किस का यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम होता है जो एयर पर काम करता है, एयर पर डिपेंड होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम में आप क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड के प्रेशर से क्या करते हैं, मोशन को क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोटर, या आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर कोई हो या आपका इलेक्ट्रिक मोटर आप यूज कर रहे हो। यानी आपकी मशीन के अंदर जिससे भी मोशन क्रिएट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका एक्चुएटर्स कहलाएगा।
आपको देखिए बराबर में एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी आपकी वो किससे होगी, वो एक्टुएटर एंड सेंसर से ही होगी, ठीक है नहीं। सबसे पहले आप मशीन के अंदर मोशन क्रिएट करेंगे और सेंसर उसे क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट को सेंस करेगा, ठीक है। तो देखिए द वेरियस टाइप ऑफ सेंसर यूज, जो सेंसर यूज करते हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं, देखिए द वेरियस टाइप ऑफ सेंसर यूज्ड इन द मैकेट्रॉनिक सिस्टम आर लीनियर एरिड रोटेशनल सेंसर, एक्सीलरेशन सेंसर, फोर्स टॉर्क एंड प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, लाइट सेंसर। जो हम सेंसर यूज करते हैं, देखिए अलग अलग सेंसर यूज होंगे। आपको लाइट को सेंस करना है तो लाइट सेंसर यूज करेंगे, आपको टेम्परेचर को सेंस करना है तो टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, आपको फ्लो को सेंस करना है तो फ्लो सेंसर यूज करेंगे, प्रेशर को यूज करना है तो प्रेशर सेंसर यूज करेंगे। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका इनपुट और आउटपुट किसकी फॉर्म में आ रहा है। इनपुट और आउटपुट, मान लिया इनपुट आ रहा है प्रेशर की फॉर्म में, आउटपुट आ रहा है फ्लो की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, इनपुट पर प्रेशर सेंसर का यूज करेंगे, आउटपुट पर फ्लो सेंसर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से सेंसर यूज करेंगे जिस हिसाब से हमें इनपुट और आउटपुट मिल रहा है। अब सेकंड जो एलिमेंट है इसका वो है सिग्नल एंड कंडीशनिंग। सिग्नल एंड कंडीशनिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इनपुट को या आउटपुट को क्या दे, सिग्नल दे, ठीक है नहीं, और उसे क्या करे, उसे कंडीशनिंग दे, यानी उसे कंडीशन दे जिस कंडीशन में उसे काम करना है, वो सिस्टम आपका कहलाएगा सिग्नल एंड कंडीशनिंग। सिग्नल देखिए दो तरह के होंगे, या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, ठीक है नहीं। तो देखिए द मैकेट्रॉनिक सिस्टम डील विद टू टाइप्स ऑफ सिग्नल एंड कंडीशनिंग सच एज इनपुट एंड आउटपुट। जो मैकेट्रॉनिक सिस्टम है आपका वो किसके साथ डील कर रहा है, मैकेट्रॉनिक सिस्टम डील विद टू टाइप ऑफ सिग्नल, दो तरह के सिग्नल और कंडीशनिंग होगी आपकी, एक इनपुट और एक आउटपुट। क्लियर है। द इनपुट डिवाइस रिसीव इनपुट सिग्नल फ्रॉम द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। जो इनपुट डिवाइस होगी आपकी वो रिसीव करेगी क्या, इनपुट सिग्नल को रिसीव करेगी फ्रॉम द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। मैकेट्रॉनिक सिस्टम जो होगा आपका उससे इनपुट सिग्नल को क्या करेगी, रिसीव करेगी, ठीक है नहीं, वाया इंटरफेसिंग डिवाइस एंड सेंसर। वाया इंटरफेसिंग डिवाइस एंड सेंसर किसके थ्रू करेगी, वो डिवाइस और सेंसर के थ्रू क्या करेगी, सेंसर के थ्रू इनपुट सिग्नल को क्या करेगी, रिसीव करेगी, ठीक है। देन इट इज सेंट टू द कंट्रोल सर्किट फॉर कंडीशनिंग और प्रोसेसिंग। उसके बाद इनपुट को रिसीव करने के बाद, इनपुट सिग्नल को रिसीव करने के बाद वो उसे कंडीशनिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज देगा, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ पर एक्टुएटर और सेंसर से क्या हुआ, आपका मोशन क्रिएट हुआ, मोशन क्रिएट होने के बाद सेंसर ने उसे सेंस किया, सेंस करने के बाद उसे आपने उसने कहाँ भेज दिया, जो इनपुट था उसे सेंस करने के बाद उसने सिग्नल एंड कंडीशनिंग में से भेज दिया, ठीक है नहीं। तो सिग्नल एंड कंडीशनिंग उसे क्या कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं और उसे कंडीशनिंग के लिए क्या भेज रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। अगर यहाँ पर इनपुट में कोई दिक्कत होगी, आपको इनपुट जो है सही नहीं मिलेगा, तो वो वापस दोबारा से फिर एक्टुएटर सेंसर में चला जाएगा। जब तक आपका इनपुट सही नहीं होगा वो ऐसे ही घूमता रहेगा, आगे वो आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है नहीं। जब आपको बिल्कुल सही इनपुट मिलेगा तब जाके वो आगे बढ़ेगा अगले प्रोसेस के लिए, ठीक है नहीं। अगर इनपुट में किसी भी तरह की कोई एरर होगी तो वो यहीं से वापस चला जाएगा एक्टुएटर और सेंसर में, फिर वहाँ से सेंसर उसे सेंस करेगा, वैल्यू को करेक्ट करेगा, फिर दोबारा से सिग्नल और कंडीशनिंग में भेजेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद देखिए जो आपकी सिग्नल एंड कंडीशनिंग है, इसी में ही द वेरियस इनपुट सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस, जो इनपुट सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस होती है कौन कौन सी होती हैं, देखिए यूज्ड इन मैकेट्रॉनिक सिस्टम आर डिस्क्रीट सर्किट, एम्पलीफायर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्टर। ये आपके क्या है, ये आपके सिग्नल एंड कंडीशनिंग के टाइप है। जैसे डिजिटल टू डिजिटल, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो बाइक होती है, आपकी बाइक में जो है कितनी स्पीड से बाइक दौड़ रही है, वो एनालॉग मीटर भी होता है, डिजिटल मीटर भी होता है, ठीक है नहीं। तो डिजिटल मीटर में क्या होता है, डिजिटल मीटर में हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा देते हैं, तो वो एनालॉग आपका डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर नहीं। तो वो क्या है, वो आपकी सिग्नल एंड कंडीशनिंग है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपका डिस्क्रीट सर्किट, एम्पलीफायर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सब सिग्नल एंड कंडीशनिंग के ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा द आउटपुट सिग्नल
फ्रॉम द सिस्टम आर सेंट टू आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस थ्रू इंटरफेसिंग डिवाइस। ठीक है, जो आउटपुट सिग्नल है फ्रॉम द सिस्टम आर सेंट टू द आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस। आउटपुट सिग्नल को कहाँ भेजेंगे? इनपुट सिग्नल को सेंस करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद हम कहाँ भेजते हैं? हम भेजते हैं जी उसे डिस्प्ले डिवाइस पर, जहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है कि आपको आउटपुट कितना मिला। थ्रू इंटरफेसिंग डिवाइस, किसके थ्रू भेजेंगे? इंटरफेसिंग डिवाइस के थ्रू भेजेंगे, जो सिग्नल एंड कंडीशनिंग और आपके डिस्प्ले डिवाइस के बीच में लगी हुई होगी। ठीक है ना। तो देखिए, द वेरियस आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस यूज्ड इन ए मैकाट्रॉनिक सिस्टम आर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिस्प्ले डिकोडर, कन्वर्टर, एम्पलीफायर एटसेट्रा। क्लियर? तो आपका जो है देखिए इतनी तरह के सिस्टम यूज हो सकते हैं, यहाँ कोमा लगा दीजिएगा क्योंकि एम्पलीफायर अलग है, डिस्प्ले डिकोडर कन्वर्टर अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, आउटपुट सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट सिग्नल के लिए जो आप आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस यूज करेंगे वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिस्प्ले डिकोडर या एम्पलीफायर आदि यूज करेंगे। ठीक है नहीं, यानी इसके अंदर जो सिग्नल एंड कंडीशनिंग है वो इनपुट के लिए अलग यूज होगी और आउटपुट के लिए अलग यूज होगी। ठीक है नहीं, दोनों के लिए वो अलग अलग यूज होगी। इनपुट को अलग रिसीव करेगा और आउटपुट को वो आगे इंटरफेसिंग के लिए भेज देगा। अब थर्ड आता है देखिए डिजिटल लॉजिक सिस्टम। डिजिटल लॉजिक सिस्टम देखिए क्या है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि सिग्नल एंड कंडीशनिंग के बाद आपकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? वो डिजिटल लॉजिक सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है। अब डिजिटल लॉजिक सिस्टम देखिए क्या करेगा? डिजिटल लॉजिक डिवाइस कंट्रोल ओवर ऑल सिस्टम ऑपरेशन। जो आपका का पूरा ऑपरेशन है, जो वर्किंग है आपकी मशीन की, वो पूरी की पूरी कौन कंट्रोल करेगा? वो डिजिटल लॉजिक डिवाइस कंट्रोल करेगा। ठीक है। द वेरियस डिजिटल लॉजिक सिस्टम यूज्ड इन द मैकाट्रॉनिक सिस्टम आर बेसिक सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सीक्वेंसिंग एंड लिमिटिंग कंट्रोल एंड कंट्रोल एल्गोरिथम। यानी उसके अंदर जो आपके डिजिटल लॉजिक सिस्टम लगे हुए होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो सर्किट, लॉजिक सर्किट भी हो सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, सीक्वेंसिंग हो सकती है, टाइमिंग कंट्रोल हो सकती है और कंट्रोल एल्गोरिथम होती है। यानी कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा लगा हुआ होगा जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है नहीं, कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताए हैं इसके अंदर। फोर्थ जो टाइप आता है देखिए, पूरी वर्किंग होने के बाद जो कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल के बाद आपका क्या कौन सा प्रोसेस आएगा? वो आएगा सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। क्या आता है जी? सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो देखिए जो फोर्थ टाइप होगा आपका, इसमें क्या आएगा आपका? द डाटा एक्विजिशन सिस्टम एक्वायर द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द सेंसर in the form of voltage, frequency, resistance, etc. and it is inputted into the microprocessor or computer. जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम होगा आपका, वो क्या करेगा? वो आउटपुट सिग्नल को रिसीव करेगा। क्या करेगा? लॉजिक सिस्टम के बाद जो डिजिटल लॉजिक सिस्टम है वहाँ से भी जो आपको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को ये रिसीव करेगा। क्या? डाटा एक्विजिशन सिस्टम। और रिसीव करने के बाद किसकी फॉर्म में रिसीव करेगा? हो सकता है आपका जो वोल्टेज हो आउटपुट, या फ्रीक्वेंसी हो, रेजिस्टेंस हो, फोर्स भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है नहीं, एंड इट इज इनपुटेड इनटू द माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर। और जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम है वो यहाँ से आउटपुट को लेकर क्या करेगा? उसे माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर सिस्टम में भेज देगा। ठीक है। तो देखिए द वेरियस डाटा एक्विजिशन सिस्टम यूज्ड इन द मैकाट्रॉनिक सिस्टम इज डाटा लॉगर्स, कंप्यूटर विद प्लग इन बोर्ड एटसेट्रा। ये क्या है आपके? ये आपके डाटा एक्विजिशन सिस्टम के एग्जांपल हैं। जैसे डाटा लॉगर्स यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर विद प्लग इन बोर्ड यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी डिवाइस हो सकती हैं जो आप डाटा एक्विजिशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जो लास्ट पार्ट बचता है आपका देखिए, जब आपका यहाँ पर जो आउटपुट मिल जाएगा उस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिएगी जिसे कहेंगे कंप्यूटर या डिस्प्ले डिवाइस, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको जो आउटपुट है वो कितनी यूनिट में है, कितना आपका आउटपुट आया है, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर मैनी डाटा एंड प्रोसेस फर्दर थ्रू सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्ले डिवाइस आर यूज्ड टू गिव विजुअल फीडबैक टू द यूजर। डिस्प्ले डिवाइस क्या देगी? वो फीडबैक देगी। फीडबैक क्या देगी कि आपको कितना आउटपुट मिला। भाई आउटपुट से तो फीडबैक आता है, आपने इतना इनपुट दिया था, आपको इतना आउटपुट मिला, तो वहाँ से आपके पूरा फीडबैक मिल जाएगा कि आपकी मशीन किस तरह से काम कर रही है, कितना आउटपुट दे रही है। द वेरियस डिस्प्ले डिवाइस यूज्ड इन द मैकेट्रॉनिक सिस्टम आर एलईडी, सीआरटी, एलसीडी, डिजिटल डिस्प्ले एटसेट्रा। यानी जिस डिवाइस पर आपका आउटपुट क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वही डिवाइस क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्ले डिवाइस कहलाएगी या कंप्यूटर कहलाएगी, ठीक है। ये थे आपके कंपोनेंट्स किसके? मैकेट्रॉनिक्स के। दो टॉपिक कवर हो गए हैं देखिए अब तक कि मैकेट्रॉनिक्स क्या है और मैकेट्रॉनिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब थर्ड आता है, देखिए इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है आपका एडवांटेज, कि मैकेट्रॉनिक्स के एडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए जो आपकी मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें जो अपडेशन है वो लगातार चलता ही रहता है। हम जैसे जैसे आगे अपना हमारी लाइफ बढ़ रही है, ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं कि नई नई मशीनें आ रही हैं। उन नई नई मशीनों में क्या नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यानी वो सब जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो सब मैकेट्रॉनिक्स है। वो सब क्या है? मैकेट्रॉनिक्स है। तो पहला एडवांटेज है देखिए आपका, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यह है कि महंगा तो ज़रूर है, महंगा तो होगा, ऐसा नहीं कि कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि सस्ता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस हिसाब से आपकी मशीन काम कर रही है उस हिसाब से उसकी कॉस्ट कम रहती है, ठीक है नहीं। जैसे आपकी जो है, आपने देखा होगा कि आपकी जो ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन आती है वो क्या करती है? वो आपके कपड़ों को बिल्कुल धोकर सुखाकर तब बाहर निकालती है, ठीक है नहीं। यानी वो थोड़ी महंगी जरूर आती है लेकिन काम भी तो ज़्यादा कर रही है वो। भाई वो जैसे आपकी जो सेमी ऑटोमेटिक आती है उसमें क्या करते हैं, पहले कपड़े को धोते हैं, फिर उसे खुद निचोड़ना पड़ेगा, निचोड़ने के बाद फिर खुद सुखाना पड़ेगा, उसमें खुद आपको जो है मैन पावर यूज करनी पड़ेगी। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या है, आपको बस कपड़े डालने हैं, उसे धोना, निचोड़ना, सुखाना सब मशीन का काम है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो इफेक्टिव रहेगी, ठीक है ना। ये है। नेक्स्ट देखिए जो एडवांटेज है, इट प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई और रीडिज़ाइन द सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मशीनें होती हैं मैकेट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई, उनमें अपडेशन होता रहता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, तो वो हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की मशीन होती हैं, उन्हें आप रीडिज़ाइन या मॉडिफाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। इसकी जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक होगी वो एक्सीलेंट होगी, ठीक है। इट रिजल्ट इन ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन असेंबली एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसका जो यूज होता है वो कहाँ पर यूज करते हैं हम? ऑटोमेशन में यूज करेंगे, प्रोडक्शन में यूज करेंगे, असेंबली में यूज करेंगे, मतलब पार्ट्स को जोड़ने में, और क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका यूज होता है, ठीक है। मैकेट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैकेट्रॉनिक सिस्टम की वजह से, जैसे आपकी जो सीएनसी मशीन होती हैं, पहले हम लेथ मशीन यूज करते थे, उसके बाद सीएनसी मशीन यूज करने लगे, कैड कैम का यूज करने लगे, उन सब की वजह से जो आपका प्रोडक्शन है मशीन का वो ज़्यादा हो गया, ठीक है नहीं। आप आज के टाइम में जो मशीन जिसे मैन ऑपरेट करता था, जो मशीन मैन से चलती थी, आज वो पूरी मशीन प्रोग्रामिंग से चलती है। आपको एक प्रोग्राम सेट करना है, फिर आपकी मशीन खुद काम करती रहती है, ठीक है नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। इट प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमोट कंट्रोलिंग एज वेल एज द सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर देखिए जो आपकी, जैसे आपकी एलईडी आती है, आपने देखा होगा, या एसी आती है, वो सब रिमोट से कंट्रोल होती है, ठीक है नहीं। तो आपकी जितनी भी मैकेट्रॉनिक डिवाइस होंगी तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि आप उसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं या सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग या कंट्रोल कर सकते हैं उसे, ठीक है ना। हायर लाइफ इज एक्सपेक्टेड बाय प्रॉपर मेंटेनेंस एंड टाइमली डायग्नोसिस ऑफ द फॉल्ट। अगर आप उसका जो आपने जो मैकेट्रॉनिक से जुड़ी हुई कोई मशीन खरीदी है, अगर आप उसका टाइम टू टाइम प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहें, टाइमली उसे डायग्नोज करते रहें कि कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट तो उसके अंदर नहीं हुआ है, कोई कमी तो नहीं है,
तो आप उसकी जो लाइफ होगी, जो मशीन होगी, आप उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज की बात करते हैं। भाई कोई भी कंपोनेंट्स है, अगर किसी के एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर रहते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है देखिए इसका, हायर इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। जो इनिशियल कॉस्ट रहेगी वो हायर रहेगी, इफेक्टिव जरूर रहेगी लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा जरूर रहेगी। ठीक है ना। इफेक्टिव का मतलब अलग होता है और हायर कॉस्ट का मतलब अलग रहता है। जो इनिशियल कॉस्ट है वो हायर रहेगी, जो आपकी सिंपल मशीन है वो सस्ती आएगी, जो मैकेट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई मशीन है वो थोड़ी महंगी आएगी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में वर्कआउट कॉस्टली। मैकेट्रॉनिक सिस्टम का जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा महंगा होता है, आपको कोई पार्ट्स रिपेयर कराना है तो वो थोड़ा महंगा रहता है। ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना। किसी भी आपका जो कंपोनेंट है, जो मशीनरी है, जो उसका कोई पार्ट्स है या टोटली मशीनरी है, उस मशीनरी को बनाने के लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है नहीं, या तो आपको सभी ब्रांच की नॉलेज हो या फिर आपको उतने ही इंजीनियर चाहिएंगे किसी भी मशीन को डिजाइन करने में। भाई मैकेनिकल का यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर चाहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर भी चाहिएगा, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी चाहिएगा। तो उसी तरह से हमें जब हम किसी मशीन को डिजाइन करेंगे तो सभी डिसिप्लिनरी जो आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच होगी उन सब से हमें क्या चाहिएगा, बैकग्राउंड से कोई ना कोई पर्सन चाहिएगा जो उसे डिजाइन कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। इट नीड हाईली ट्रेंड वर्कर टू ऑपरेट। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितनी भी आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक डिवाइस जो रहती हैं उन्हें कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता, उन्हें ऑपरेट वही कर सकता है जो ट्रेंड वर्कर होगा। ठीक है। टेक्नो इकोनॉमिक एस्टिमेशन मस्ट टू बी डन केयरफुल्ली इन द सिलेक्शन ऑफ मैकेट्रॉनिक सिस्टम। देखिए टेक्नो इकोनॉमिक एस्टिमेशन ये क्या होता है। टेक्नो इकोनॉमिक होता है, देखिए टेक्निकल और इकोनॉमिक जो आपकी उसकी कॉस्ट है उन दोनों का एस्टिमेशन। यानी हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि जिससे मशीनरी की कॉस्ट कम से कम बढ़े। कभी कभी क्या होता है हमने हाई टेक्नोलॉजी यूज कर दी और कॉस्ट उसकी मशीन की एकदम 5 गुना हो गई, उस वजह से उसे कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है नहीं। तो इफेक्टिव कॉस्ट के लिए जो इकोनॉमिक एस्टिमेशन है उसे करना जरूरी है। अगर हम उसे नहीं करेंगे तो सेलेक्ट जो टेक्नो इकोनॉमिक एस्टिमेशन है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है इट हैज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी मशीन के अंदर, जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई कमी आ गई, तो उस कमी को ढूंढने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे सर्किट यूज होते हैं इसके अंदर, मॉसफेट यूज होंगे, ठीक है ना, डायोड यूज होंगे। तो उन सब का जब यूज होता है तो आपको उसके अंदर जब भी कोई फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, देखिए एज मैकेट्रॉनिक सिस्टम बिकमिंग मोर एडवांस इट मे लीड टू जॉब लॉस इन सर्टेन इंडस्ट्री एज मशीन कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म द टेक्स द यूज टू बी डन बाय ह्यूमन। ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैकेट्रॉनिक सिस्टम का यूज होता जा रहा है ऐसे ऐसे जो आपकी जॉब है, जो आपके मतलब जो है काम करने के लिए जो पर्सन काम करते हैं, अब क्या हो रहा है मशीनें खुद काम कर रही हैं। मशीनें क्या कर रही हैं, खुद काम कर रही हैं, रोबोट का यूज कर रहे हैं हम आदमी की जगह। ठीक है नहीं। या मशीन जो सीएनसी मशीन है वो खुद ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रही है। तो उन सब की वजह से जैसे आपने देखा होगा सड़क पर तो कोई गड्ढा भी खोदना हो तो क्या करते हैं, जेसीबी बुलाते हैं और जेसीबी वाला 1 घंटे में गड्ढा खोद के चला जाता है। अब देखिए अगर जेसीबी ना होती तो उस गड्ढे को खोदने में कम से कम 10 लोग लगते, उन 10 लोग को रोजगार मिलता, अब वो रोजगार तो खत्म हो गए। ठीक है नहीं। तो जो आपका मैकेट्रॉनिक सिस्टम है इसकी वजह से कहीं ना कहीं रोजगार को धक्का लगा है, रोजगार कम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए द मैकेट्रॉनिक सिस्टम कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स with lots of different parts that all the parts work together. This can make them difficult to design, build and maintain. देखिए जो मैकेट्रॉनिक सिस्टम होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हैं।
जब हम कई सारी इंजीनियरिंग का हम इसमें यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, CS का भी, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पार्ट्स भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसे डिजाइन करना, इसे बनाना या इसे मेंटेन करना थोड़ा कठिन रहता है। अब नेक्स्ट देखिए आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम। मैकाट्रॉनिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यानी एक मैकाट्रॉनिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है देखिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। सेकंड आता है सेफ। आपका जो प्रोडक्ट है, जो मशीनरी है, वो सेफ होनी चाहिए, उससे कोई भी हानि किसी को ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना है। कॉस्ट उसकी कम से कम हो, लो कॉस्ट हो। पोर्टेबल प्रोड्यूस क्विकली, यानी अगर आपको किसी तरह का मॉडिफिकेशन उसके अंदर करना है तो वो आसानी से उसके अंदर हो जाए, उसे कहेंगे पोर्टेबल प्रोड्यूस क्विकली। सर्विस एबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड अपग्रेडेबिलिटी। मशीन के अंदर सर्विस एबिलिटी हो, यानी उसकी अगर सर्विस करानी हो तो वो आसान हो, मेंटेनेबिलिटी, उसे मेंटेन करना आसान हो, और अपग्रेडेबिलिटी, उसे अपग्रेड करना भी आसान हो। उसके अंदर इन सब तरह की एबिलिटी होनी चाहिए, हमें इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है देखिए एप्लीकेशन ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम, देखिए जो एप्लीकेशन है वो आपके दो तरह से पूछे जा सकते हैं कि मैकाट्रॉनिक सिस्टम के क्या एप्लीकेशन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि मैकाट्रॉनिक सिस्टम के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है नहीं, तो दोनों में आप इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं और आपके इंडस्ट्री से अदर भी जुड़े हुए हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन है इसका ऑटोमोटिव मशीन। ऑटोमोटिव मशीन मतलब जो आपकी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जो होती है। ऑटोमोटिव मशीन क्या होती है, जो ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई होती है, जैसे आपकी कार है, आपकी जो है बाइक है, ठीक है नहीं, आपकी जो है ट्रक है, बस है, उन सभी में हम क्या करते हैं, अब मैकाट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैकाट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। तो जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है उन सभी में आप क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का भी यूज कर रहे हैं, आप जो है मैकेनिकल का भी यूज कर रहे हैं। भाई आईसी इंजन लगा है तो मैकेनिकल है। अब आप देख रहे हो कि भाई क्या आ गया, अब जो ये आ गया जी भाई, इसके अंदर एयर बैग लगा हुआ है, इसके अंदर जो है एंटी लॉकिंग सिस्टम है, आप रिमोट से गाड़ी को बंद कर सकते हैं, रिमोट से गाड़ी को खोल सकते हैं, ठीक है नहीं, इसके अंदर जो है पावर स्टीयरिंग है। तो ये सब जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है सब क्या है, ये मैकाट्रॉनिक से तो है, ठीक है नहीं। तो ऑटोमेटिक मशीन में इसका एप्लीकेशन होगा। फैक्स एंड फोटोकॉपियर मशीन, आपकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो भी मैकाट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी हुई एक मशीन है। उसके अंदर भी हम बहुत सारी ब्रांचों का यूज करते हैं। डिश वॉशर, डिश वॉशर होती है बर्तन धोने की मशीन। आजकल ये भी टेक्नोलॉजी आ गई कि बर्तन खुद नहीं धोने, मशीन ले आओ, बर्तन आपकी मशीन खुद धोएगी। तो वो डिश वॉशर जो है वो भी मैकाट्रॉनिक सिस्टम का ही एप्लीकेशन है। ऑटोमोटिव वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन है आपकी ऑटोमोटिव, वो भी आपकी किसका एप्लीकेशन है, मैकाट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है। ऑटोमोटिव एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर में आपने देखा होगा आप क्या करते हैं एयर कंडीशनर में, जैसे ही एसी चलाएंगे, एसी चलाने के बाद उसमें सेट कर देंगे कि भाई मेरे कमरे का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, ठीक है नहीं। तो थोड़ी देर में मशीन आपकी जो है, जो आपकी एसी है, वो आपका टेम्परेचर जो है, जो भी आप मेंटेन करेंगे उसी के हिसाब से कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू कर देगी। यानी आपने जो है उसे क्या दिया, उसे इनपुट दे दिया कि भाई इतना टेम्परेचर चाहिए, वो आप थोड़ी देर में आपको उतना ही आउटपुट प्रोसेस करके दे देगा। तो ये सब भी क्या है आपका, ये सब आपका पूरा का पूरा मैकाट्रॉनिक सिस्टम यूज होता है इसमें। डॉक्यूमेंट्स स्कैनर, जो स्कैनर होता है आपका फोटोकॉपी मशीन में, वो भी आपका मैकाट्रॉनिक सिस्टम का एप्लीकेशन है। आईसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो आपकी आईसी बनती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, वो भी आपकी मैकाट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही बनती है। रोबोटिक्स एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग, न्यूक्लियर इंस्पेक्शन एंड पेंटिंग एटसेट्रा। रोबोट जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, आदमी की जगह रोबोट यूज हो रहा है जब इंडस्ट्रीज में, तो वो भी क्या है, वो भी आपका मैकाट्रॉनिक सिस्टम का ही पार्ट है। क्योंकि रोबोट बनाने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी का यूज करना पड़ता है। वीसीआर एंड सीडी प्लेयर, जो वीसीआर और सीडी प्लेयर होते हैं वो भी आपके मैकाट्रॉनिक्स की एग्जाम्पल है। सीएनसी मशीन, इसका एप्लीकेशन है। ऑटोमोटिव गाइडेड व्हीकल, जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल होते हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल में क्या होता है, ऑटोमेटिक गाइड होता है, उसमें किसी तरह के कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक
ठीक है नहीं। इंडस्ट्रियल बार कोड रीडिंग, आपने देखा होगा जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे किसी मार्ट में भी जाते हैं, तो वो बार कोड को क्या करता है, रीड करता है, भाई कितने का सामान है, उस पर क्या होता है, बार कोड में लिखा हुआ होता है, ठीक है नहीं। बार कोड को मशीन से स्कैन करेगा, आपको पता चल जाएगा इसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है नहीं। तो वो सब क्या है, वो सब आपका जो बार कोड रीडिंग है, वो भी आपका मैकेट्रॉनिक सिस्टम का ही प्रोसीजर है। रोबोटिक्स भी आपका इसी में ही आता है, रोबोटिक्स के बारे में मैंने बात की थी। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, आपने देखा होगा कुछ डोर क्या होता है, जैसे आप उसके पास जाते हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, ठीक है नहीं। तो वो भी आपका क्या है, मैकेट्रॉनिक सिस्टम है। एयर बैग, अभी मैंने एयर बैग की बात की थी, जो गाड़ियों में जो एयर बैग यूज होते हैं, वो भी आपका मैकेट्रॉनिक सिस्टम पर यूज है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम, देखिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम क्या होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमें जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हम उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं उसका, फिर पहले छोटा सा मॉडल बना के देखते हैं कि भाई पहले इसका मॉडल बना के देखते हैं सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो उसी मॉडल को कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैकेट्रॉनिक सिस्टम की हेल्प से उस मॉडल को जल्दी बना सकते हैं। मेडिकल स्कैनर यानी जिसमें एक्सरे की जो मशीन होती है आपकी, वो सब क्या होती हैं, वो सब भी आपका मैकेट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। क्रेन्स, जो आप क्रेन्स देखते हैं सड़कों पे घूमती हुई, वो भी आपका मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है। बॉम्ब डिडक्शन रोबोट, ऐसा रोबोट जो बॉम्ब को डिडक्ट करता है, वो भी आपका मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है। ड्रोन्स हैं आपके, ड्रोन्स भी आपका जो है, आजकल ड्रोन का यूज ज़्यादा होता है, फोटोग्राफी के लिए भी ड्रोन्स का यूज करते हैं, तो ये भी मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है। और पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी जो बिस्किट के पैकेट आते हैं, बड़ी बड़ी पेटियाँ आती हैं, इन सबको जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पैक नहीं करता, इन सबको मशीनें ही पैक करती हैं। क्या होती हैं, ऑटोमेटिक पैक होती हैं। तो वो भी किसके थ्रू होती है, जो ऑटोमेटिक पैक हो रही हैं, वो होती हैं जी आपकी मैकेट्रॉनिक सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से होती हैं, मैकेट्रॉनिक सिस्टम की वजह से होती हैं। अब देखिए बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। देखिए ओरिजिन का मतलब होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैकेट्रॉनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, और उसके बाद इसके अंदर कैसे कैसे ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो वो कहलाएगा आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक जो देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत ही देखते हैं। मैकेट्रॉनिक्स बिगन्स एज एन ए टू जेड काइंड ऑफ इंजीनियरिंग फॉर ए न्यू टेक्नोलॉजी। जो मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स में किस चीज़ की शुरुआत हुई, मैकेट्रॉनिक्स में शुरुआत हुई ए टू जेड काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इसके अंदर सभी इंजीनियरिंग, जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग के फील्ड हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन है, उन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है फॉर ए न्यू टेक्नोलॉजिकल एज। किसके लिए, न्यू टेक्नोलॉजिकल एज के लिए, जिससे कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें, ठीक है। तो इट हैज caught on with student who want to learn all the skill sets required a build a whole machine by themselves, ठीक है नहीं। कोई स्टूडेंट अगर इसे सीखना चाहता है, इसकी स्किल को पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि जो आपकी मशीन है, वो उस पूरी मशीनरी को खुद पढ़े, उस मशीनरी का खुद एनालाइज करे, उस मशीनरी को खुद बनाए, ठीक है नहीं। तब वो क्या कर सकता है, तब कोई स्टूडेंट उसकी स्किल से, जो आपकी मैकेट्रॉनिक्स की जो स्किल होगी, अगर उसे वो स्किल आती होगी, वो तभी उस काम को कर सकता है, ठीक है। तो देखिए मैकेट्रॉनिक्स इज ए क्रॉस ओवर फ्रॉम इंजीनियरिंग बोर्न आउट ऑफ द नीड फॉर इंजीनियर्स विद बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नॉलेज। जो आपका मैकेट्रॉनिक्स है, उसकी इंजीनियरिंग के लिए आउट ऑफ नीड जाना पड़ेगा आपको, और आपको जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी तरह की जो नॉलेज होंगी उन सबको लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तभी आप मैकेट्रॉनिक्स के बारे में कुछ काम कर सकते हैं। बिफोर द 1970, अब देखिए पीछे चलते हैं कि भी कहाँ से शुरुआत हुई। बिफोर द 1970 मोस्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलोन इन दियर डिजाइन। 1970 से पहले हमारी जितनी भी मशीनें आती थी, उन सब में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज करते थे, कोई दूसरी इंजीनियरिंग का उसमें यूज नहीं होता था, ठीक है। इवन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर पावर्ड बाय पीपल कंट्रोलिंग मैकेनिकली ड्राइवन डिवाइस। यहाँ तक कि जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, उनमें जो आपके लोग थे जो काम कर रहे थे, वो मैकेनिकल जो ड्राइवन डिवाइस थी, जो मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ी हुई डिवाइस थी, उसका यूज करते थे, और हम किसका, मैन पावर का यूज करते थे, ठीक है। द अर्ली 1970 saw a shift toward
incorporating electric power with mechanical features into our tools and machine। 1970 के में क्या हुआ, अर्ली 1970 में आपका क्या हुआ कि आप मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर का भी यूज करने लगे। यानी अब यहाँ से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। जो पहला कॉम्बिनेशन बना वो बना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। ठीक है, तो थिंक ऑफ ऑल द आइटम इन योर होम दैट मूव एंड आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो जितनी भी भाई डिवाइस आती हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, डिश वॉशर हो, या आपकी आयरन हो, या आपका एलईडी हो, एलसीडी हो, किसी भी तरह की कोई मशीन हो, उन सबको चलाने के लिए अब आपको इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है नहीं, बिना इलेक्ट्रिक पावर के आप उसे नहीं चला सकते। जैसे क्या है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका फ़ैन है, फूड प्रोसेसर है एंड पावर ड्रिल है। फूड प्रोसेसर का मतलब होता है जो आपका फ्रीज वगैरह रहते हैं। ठीक है नहीं, और पावर ड्रिल है। इन सब में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल डिवाइस का तो यूज करते हैं, लेकिन इन्हें ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। यानी जीता जागता उदाहरण है आपका मैकाट्रॉनिक्स का, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आप दोनों का यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब आए 1980 में। इन द 1980 विद द बूम इन माइक्रो प्रोसेसर मैकाट्रॉनिक्स ग्रू मोर पॉपुलर। 1980 तक आते आते जो माइक्रो प्रोसेसर का बूम है वो बढ़ने लगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है उसमें लोगों की एंट्री हुई। जब उसमें लोगों की एंट्री हुई, इसमें टेक्नोलॉजी की जब एंट्री हुई, तो इसके साथ साथ हम जहाँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का यूज़ कर रहे थे, अब हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो उसके बाद जो आपका मैकाट्रॉनिक्स है वो थोड़ा ग्रो करने लगा। ठीक है, बाई द 90s, अब हम बात करते हैं 90s की। जब हम 90s में आए, बाई द 90s 1890s द फील्ड बिगन्स टू इनकॉपरेट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, क्रिएटिंग ऑलमोस्ट एंडलेस पॉसिबिलिटी टू द यूजफुलनेस ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 1990 तक आते आते जो आपका जितना भी आपका फील्ड था इंजीनियरिंग का, जितना भी आपका जो है प्रोडक्शन का फील्ड था, उन सभी में हम कंप्यूटर साइंस का यूज करने लगे, प्रोग्रामिंग का यूज करने लगे। ठीक है नहीं, और प्रोग्रामिंग ने क्या बना दिया, क्रिएटिंग ऑलमोस्ट एंडलेस पॉसिबिलिटी। प्रोग्रामिंग ने ये दिखा दिया कि हम इसमें टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके जो लैपटॉप आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है नहीं, तो इसने जो आपके जब कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग जब चली, तो इसमें हमने देखा कि इसके अंदर तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। यानी टाइम टू टाइम आप इसमें ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और नाउ ए डेज वी यूज मैनी इंजीनियरिंग फील्ड टू डिजाइन ए सिस्टम फॉर डोमेस्टिक पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज, नेशन सिक्योरिटी सिस्टम एंड अदर। आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आपको मैनी इंजीनियरिंग फील्ड का यूज करना पड़ता है। भाई मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का और कंप्यूटर साइंस का, ये चार तो मेन है, चार मेन है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम आता है, वो भी इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। टेली कम्युनिकेशन आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है नहीं, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल पर्पज के जो है या डोमेस्टिक पर्पज की जो मशीन है, सीएनसी मशीन है, या आपकी जो है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है डोमेस्टिक पर्पज के लिए। नेशन सिक्योरिटी सिस्टम है, भाई बड़ी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं, सब काम हो रहे हैं, उन सब में हम मैकाट्रॉनिक्स का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, विद ऑल क्रॉस ओवर नॉलेज mechatronics engineers have brought amazing features into the product they work on। ठीक है नहीं, तो विद ऑल क्रॉस ओवर नॉलेज, सभी इंजीनियरिंग की नॉलेज के बाद जो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो हैव ब्रोट अमेजिंग फीचर इनटू द प्रोडक्ट दे वर्क ऑन। तो आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जो फीचर्स होंगे वो अमेजिंग रहेंगे। जिस प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, जो कि किसकी हेल्प से बना है, मैकाट्रॉनिक्स की हेल्प से बना है, तो उसके फीचर्स क्या रहेंगे, अमेजिंग रहेंगे। आप स्मार्टफोन देख सकते हैं अपना, स्मार्टफोन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और कंप्यूटर साइंस भी है। ठीक है नहीं, तो सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है, एक से एक फीचर्स आते हैं। ठीक है ना, तो कार्स आर ए ग्रेट एग्जाम्पल, बैकअप कैमराज, सेंसर, एंटी लॉक ब्रेक्स, all required crossover engineering skill to design and implement। Area like automation and robotics are also full of mechatronics engineers। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मैकाट्रॉनिक्स का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कार है। आपकी कार के अंदर आप देखेंगे कैमरा भी लगा हुआ होता है, सेंसर लगे हुए होते हैं, एंटी लॉक ब्रेक लगे हुए होते हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर
भाई म्यूजिक सिस्टम हो गया, बहुत सारी डिवाइसें लगी होती हैं, एयर बैग लगे होते हैं। यानी उसके अंदर हमने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस उन सब का बेहतरीन तरीके से यूज किया है। ठीक है नहीं, जो आपकी गाड़ी को क्या बनाता है, फुल्ली मैकाट्रॉनिक्स बनाता है। ठीक है नहीं, तो आपका जो है रोबोटिक्स का जो एरिया है वो फुल्ली मैकाट्रॉनिक्स है। सीएनसी मशीन है, कैड कैम है आपके। ठीक है, ये सब आपके किसके पार्ट है, ये सब आपके मैकाट्रॉनिक्स के ही पार्ट है। अब इसके बाद देखिए ओरिजिन और इवोल्यूशन के बाद बात करते हैं ऑटोट्रॉनिक्स की। किसकी, ऑटोट्रॉनिक्स। नाम से ही आपको दिख रहा होगा ऑटोट्रॉनिक्स, यानी ऑटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जब हम ऑटोमोबाइल में अपने जो ऑटोमोबाइल के आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं तो वो बन जाता है ऑटोट्रॉनिक्स। क्या बन जाता है, ऑटोट्रॉनिक्स बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑटोट्रॉनिक्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑटोट्रॉनिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑटोट्रॉनिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल का कॉम्बिनेशन होगा। और वी कैन से डैट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस इन ऑटोमोबाइल व्हीकल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉनिक्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस का जब हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करते हैं, तो वो आपका ऑटोट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन हैड बीन डन इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू मेक द डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है ना, बहुत सारी रिसर्च के बाद हमने क्या किया, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमने उसे डिज़ाइन किया। किसे डिज़ाइन किया, ऑटोमोबाइल को डिज़ाइन किया, जो आपकी कार है उसे डिज़ाइन किया। और उसमें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया तो आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें नए नए फीचर्स आए और आपकी जो कार है उसे रन करना थोड़ा ईजी हो गया। ठीक है, देखिए द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द ऑटोमोबाइल फील्ड मेक द सिस्टम सेफ, इम्प्रूव एंड एफिशिएंट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में तो आपको जो सिस्टम है, आपकी जो कार है वो क्या बनती है, वो सेफ बनती है, सेफ्टी को बढ़ाती है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव रहती है। ठीक है, इन ए व्हीकल ऑलमोस्ट ऑल सिग्निफिकेंट पार्ट आर फीचर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप आपके जो व्हीकल है उसके अंदर जितने भी हम पार्ट, जितने भी आपकी जो मशीनरी या जितने भी आप जो है उसके अंदर सिस्टम यूज कर रहे हैं उन सभी में लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए न्यू डेवलपमेंट आर कमिंग वेरी फ्रिक्वेंटली इन दिस फील्ड बिकॉज देयर आर नो लिमिटेशन। ठीक है, देयर आर नो लिमिटेशन। इसमें न्यू डेली जो हो रहा है, आप देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल फील्ड में भी हर साल हर हर साल क्या आता है, कुछ ना कुछ नई नई फीचर्स आते रहते हैं। वो इसीलिए आते रहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, देयर आर नो लिमिटेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑटोट्रॉनिक्स, इट हेल्प टू इम्प्रूव ओवरऑल ऑटोमोबाइल सिस्टम। ये क्या हेल्प करता है, ये इम्प्रूव करने के लिए, ऑटोमोबाइल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता रहता है। इसके कोई लिमिट नहीं है, हर बार हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी नई बनाते रहते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट इन द न्यू जनरेशन ऑटोमोबाइल एटलीस्ट 75 to 85% ऑफ द ऑटोमोबाइल पार्ट आर एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के समय में जो आपकी अच्छे वाली जो जो आपकी टॉप मॉडल की जो कार होती हैं, उस टॉप मॉडल की कार में 75 से 85% तक जो आपके ऑटोमोबाइल पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक से ही जुड़े हुए रहते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, द मेन एरिया ऑफ ऑटोमोबाइल यूजिंग ऑटोट्रॉनिक्स आर इंजन कंट्रोलिंग सिस्टम, एयर बैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लाइटनिंग इंटीरियर, जीपीएस, म्यूजिक सिस्टम एटसेट्रा। आप ये सब चीज़ें देखते होंगे, आपकी कार के अंदर क्या रहता है, एयर बैग्स रहते हैं, इंजन कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम रहता है, लाइटनिंग इंटीरियर होता है अंदर का, जीपीएस सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है। ये सब कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़े रहते हैं और इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए द एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑटोट्रॉनिक्स इज वेरी वास्ट। ब्रेक्स, स्टीयरिंग सिस्टम, इंजन कंट्रोलिंग यूनिट, ट्रांसमिशन एसेसरीज, एंटी लॉक ब्रेक्स, ऑडियो एंड वीडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म, जीपीएस सिस्टम,
एंड सस्पेंशन इन द व्हीकल आर द मेन फेज वेयर ऑटोट्रॉनिक्स आर यूज। देखिए आपका जो एप्लीकेशन है किसका, ऑटोट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमोबाइल में कहाँ कहाँ है भाई। ब्रेक्स हो गए आपके, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, इंजन कंट्रोलिंग यूनिट हो गई, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, एसेसरीज हो गई जो गाड़ी के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ब्रेक्स हो गए आपके, उसके बाद जो है एंटी लॉक ब्रेक हो गए आपके, ऑडियो एंड वीडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी अलार्म हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, सस्पेंशन हो गया आपका। इन सभी को हम किस में यूज करते हैं, ऑटोट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज गिवन ए phenomenal रिवोल्यूशन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स। यानी पिछले कुछ दशकों से हम क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज देख रहे हैं ऑटोमोबाइल में, और धीरे धीरे हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। तो द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम कोज द न्यू फीचर्स इन रिड्यूस कॉस्ट। जैसे जैसे हम गाड़ी के अंदर न्यू फीचर्स यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूज हो रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूज हो रही है। रिड्यूज का मतलब ये नहीं है कि भी सस्ती हो रही है, अगर कोई आपका व्हीकल महंगा भी हो रहा है तो वो इफेक्टिव कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि उस कॉस्ट के हिसाब से आपको उतनी क्वालिटी या उसके अंदर उतनी एसेसरीज भी मिलती है, ठीक है। आपने देखा हो गाड़ी में भी कई तरह के मॉडल आते हैं, जो बेस मॉडल है वो 5 लाख है, टॉप मॉडल है तो 10 लाख है। यानी जो 5 से 10 लाख है, अभी गाड़ी तो है ही वही, गाड़ी का नाम तो सेम है, बॉडी वही है, इंजन वही है, लेकिन जो एसेसरीज है जो उसके अंदर ऑटोट्रॉनिक्स का यूज हुआ है उसकी वजह से वो 5 लाख से 10 लाख तक चली जाती है। जितने ज़्यादा आप उसके अंदर कंपोनेंट्स उसके अंदर जुड़ते चले जाएंगे, जितने एसेसरीज जुड़ते चले जाएगी, कॉस्ट उसकी बढ़ती चली जाएगी। ऑल दिस मेड ड्राइविंग मोर कंफर्टेबल, more secure and more sufficient and has turned driving into delightful experience, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो आपकी गाड़ी है, जो आपका व्हीकल है, उसे कंफर्टेबल बनाती हैं, सिक्योर बनाती हैं, सफिशिएंट बनाती हैं, ठीक है ना। और जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपका जो व्हीकल है उसकी ड्राइविंग को डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बनाती है। एक सुखदायक एक्सपीरियंस आपका होगा कि आपको अच्छा लगेगा गाड़ी चला के। जो गाड़ी ज़्यादा, जिस गाड़ी में ज़्यादा चीज़ रहती है उस गाड़ी को चलाने में आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए एवियोनिक्स। क्या आता है जी, एवियोनिक्स। देखिए एवियोनिक्स आपको समझ में आ रहा होगा, एवियोनिक्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है, एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। एविएशन का मतलब होता है जो आपके एयर में ऑटोमोबाइल सिस्टम होता है, जो एयर में आपका जैसे प्लेन हो गया, मिसाइल हो गई, जो आपके हवा में जो व्हीकल चलते हैं उन सबको एविएशन के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो एविएशन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करेंगे वो कहलाएगा आपका एवियोनिक्स, ठीक है। तो देखिए एवियोनिक्स इज ए वर्ड ड्राइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एवियोनिक्स क्या है, एक वर्ड है जो ड्राइव होता है किसके कॉम्बिनेशन से, एविएशन से और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन से ड्राइव होता है। एवियोनिक्स इज ए वेरिएंट मैकेट्रॉनिक सिस्टम एवरी मॉडर्न एयरक्राफ्ट, spacecraft and artificial satellite use electronic system to perform a range of function for their purpose and mission. Avionics is a variant mechatronic system है। Avionics क्या है, एक mechatronic system है। और एवरी मॉडर्न एयरक्राफ्ट, आज के समय में जो आपके मॉडर्न एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट बन रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन रही हैं, यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उन सब के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज हो रहा है टू परफॉर्म ए रेंज ऑफ फंक्शन फॉर देयर पर्पज एंड मिशन, ठीक है नहीं। उसकी जो फंक्शन की रेंज है उसे परफॉर्म करने के लिए या किसी पर्पज के लिए, किसी मिशन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हर कंपोनेंट्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सच सिस्टम में इंक्लूड कौन, जैसे कुछ सिस्टम में आपको बताता हूँ जहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है, इंजन कंट्रोल एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस पायलट एरर एंड वर्कलोड एट लैंडिंग और टेक ऑफ। आपने देखा होगा कि जो आपको जो प्लेन होता है उस प्लेन के अंदर इंजन को जो कंट्रोल करता है, जो फ्लाइट को कंट्रोल करता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसके अंदर लगा रहता है, ठीक है नहीं। उस ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से जो पायलट से जो ह्यूमन एरर हो सकती है उससे बचे रहेंगे, जो वर्कलोड रहेगा आपका लैंडिंग का या टेक ऑफ कराने में उससे भी आप सेफ रहेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि उसके अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है। फ्यूल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टू रिपोर्ट फ्यूल रिमेनिंग ऑन बोर्ड। आपको ने देखा होगा आपकी जो बाइक होती है, बाइक में भी दिखा देता है कि कितना फ्यूल बच रहा है। इसी तरीके से जो आपका एयर स्पेस में जो आपके प्लेन होंगे, सैटेलाइट होंगे, उनमें कितना फ्यूल बचा हुआ है, कितना नहीं, वो सब आपको
पता चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर नेविगेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑन और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए जो आपके प्लेन उड़ते हैं वो सब नीचे एक ऑफिस से एक जो सेंटर पॉइंट होता है उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं, और वहाँ बैठे बैठे हम ये भी बता सकते हैं उस ऑफिस में बैठे बैठे जो सेंटर पॉइंट है कि आपका प्लेन इस समय कहाँ है। देखिए आपने देखा होगा, पता चल जाता है कि आपका प्लेन क्रैश हो गया। जैसे ही किसी प्लेन से हमारा कनेक्शन लॉस होता है, हमें उसकी पोजीशन का पता नहीं चल पाता है नेविगेशन सिस्टम से, तो हम समझ लेते हैं कि वो क्रैश हो गया, ठीक है नहीं, क्योंकि जब क्रैश हो जाता है तब आपका जो भी आपका नेविगेशन सिस्टम है वो सब फेल हो जाता है, फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका मैकाट्रॉनिक्स ही है। वेदर एंड एंटी कोलिजन सिस्टम, अब ये वेदर एंड एंटी कोलिजन सिस्टम क्या है, देखिए द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज ए ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम which can detect the location of nearby aircraft and provide instruction for avoiding mid-air collision. The weather detectors give information on lightning and turbulence. देखिए वेदर एंड एंटी कोलिजन सिस्टम, जो वेदर सिस्टम होगा, वेदर सिस्टम तो आपको ये बताएगा कि आप भाई आपका जो प्लेन जा रहा है उसके आसपास जो है मौसम का कैसा हिसाब है, किसी तरह का कोई टर्बुलेंस तो नहीं है, कोई तूफान तो नहीं है, आगे लाइट की कैसी व्यवस्था है, लाइट मतलब है या नहीं है, बादल तो नहीं है, उन सब चीज़ें के बारे में आपको वेदर सिस्टम बताता रहेगा। और एंटी कोलिजन सिस्टम ये बताएगा आपको कि भाई आपके ऐसा तो नहीं कि हवा के अंदर कोई दूसरा जहाज उड़ रहा हो, ठीक है नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपस में टक्कर हो जाए आगे, तो उस सिस्टम से बचाने के लिए उस प्लेन के अंदर एक एंटी कोलिजन सिस्टम लगा रहता है, जो जो दूसरा प्लेन होता है उसकी जो आपकी जो पोजीशन रहेगी, जो आसपास जो पोजीशन रहेगी उसे बताता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाइट रिकॉर्डर, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स। दीज स्टोर फ्लाइट इंफॉर्मेशन एंड ऑडियो फ्रॉम कॉकपिट, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कंट्रोल सेटिंग एंड देयर पैरामीटर व्हेन देयर इज एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ क्रैश। यानी जो आपका कॉकपिट होता है, कॉकपिट आपका वो एरिया है जहाँ पर पायलट बैठे रहते हैं, ठीक है नहीं, वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स लगा रहता है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी पायलट आपस में बातें करते हैं वो सब रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है नहीं। जितनी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्लाइट से जुड़ी हुई, जो भी उनका कम्युनिकेशन रहता है वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड रहती है, ठीक है नहीं। तो अगर भविष्य में कभी ऐसा हो जाए कि भाई मान लिया कोई प्लेन हमारा क्रैश हो गया, तो क्रैश होने की वजह से फिर पता नहीं चल पाता कि क्रैश क्यों हुआ, तो फिर जो कॉकपिट होता है, जो आपका फ्लाइट ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स क्या रहता है, ब्लैक बॉक्स हार्ड मटेरियल का रहता है, अगर प्लेन में आग भी लग जाती है तब भी ब्लैक बॉक्स आपका सेफ रहता है, ठीक है नहीं। तो उस ब्लैक बॉक्स में से हम उस रिकॉर्डिंग को निकालते हैं और इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि भाई क्या कारण रहा, किसकी वजह से आपका प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है। और देखिए क्या आता है, डिस्प्ले एंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम फिटेड टू द एयरक्राफ्ट टू परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क, ठीक है। आपने देखे होंगे कि आपके जो प्लेन होता है, प्लेन में हर जो आपकी जो हर सीट होगी, जिस सीट पर पैसेंजर बैठता है उस सीट पर एक डिस्प्ले डिवाइस लगी रहती है, ठीक है नहीं, एक एलईडी टाइप डिवाइस लगी रहती है, जिससे जो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली किसी भी पैसेंजर से बात कर सकते हैं, ठीक है। एवियोनिक्स इंक्रीज सेफ्टी फॉर क्रू मेंबर एंड पैसेंजर, जो एवियोनिक्स है इसकी वजह से जो आपके क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर मतलब जैसे आपके पायलट्स हो गए या दूसरे वर्कर हो गए जो आपके प्लेन में काम कर रहे हैं, या पैसेंजर हो गए, उन सबकी सेफ्टी को बढ़ाता है। एवियोनिक्स रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ क्रू मेंबर के ऊपर से वर्कलोड को घटाता है, क्योंकि सब चीज़ें जब ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो फिर आप ह्यूमन को कम काम करना पड़ता है। एवियोनिक्स एयर डाटा लाइक एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। एवियोनिक्स जो होगा आपका वो क्या करेगा, एयर डाटा देगा, एवियोनिक्स एयर डाटा देगा, जैसे कि आपका एल्टीट्यूड कितना है, किस पोजीशन पर आप हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, उन सब की इंफॉर्मेशन को एवियोनिक्स देता रहेगा, ठीक है। रिडक्शन इन एयरक्राफ्ट वेट विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीज नंबर ऑफ पैसेंजर। जो आपका एवियोनिक्स होगा वो आपके एयरक्राफ्ट के जो वेट होगा उसे रिड्यूस करेगा, उस रिड्यूस की वजह से उसके वेट को रिड्यूस करने की वजह से हम उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर ज़्यादा बैठा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी मशीन का वेट कम होगा, आपके प्लेन का वेट कम होगा,
तो आप जितना वेट कम हुआ है उतने ही वेट के पैसेंजर उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है बायोनिक्स। देखिए ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि मैकाट्रोनिक्स क्या है, ये तो 10 नंबर में ही आएगा कि मैकाट्रोनिक्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। या फिर आएगा एवियोनिक्स बायोनिक और एवियोनिक्स बायोनिक और ऑटोट्रॉनिक्स क्या है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो मैकाट्रोनिक्स के बारे में पूछ लेगा या इन तीनों के बारे में पूछ लेगा कि एवियोनिक्स, बायोनिक्स और ऑटोट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में से एक 100% इससे आएगा। ठीक है, तो देखिए बायोनिक क्या है आपका। बायोनिक्स इज ए वेरिएंट ऑफ मैकाट्रोनिक सिस्टम दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बायोनिक्स क्या है आपका, बायोनिक्स इज ए वेरिएंट ऑफ मैकाट्रोनिक सिस्टम। बायोनिक्स भी आपका मैकाट्रोनिक सिस्टम का ही वेरिएंट है, जो किसका कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का। यानी जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में हम जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं वो आपका बायोनिक्स कहलाएगा। ठीक है, देखिए बायोनिक्स टेक्नोलॉजी क्रिएट मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ लिविंग थिंग और बॉडी पार्ट्स। ठीक है नहीं, बायोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमने क्या किया, जो आपके लिविंग थिंग है, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हम आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की वजह से ही बना पाते हैं। तो देखिए बायोनिक्स इज साइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल सिस्टम दैट हैव सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। बायोनिक्स वो साइंस है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल सिस्टम डिजाइन करते हैं जो आपका लिविंग, जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिविंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ बायोनिक डिवाइस आर पेस मेकर। आपने पेस मेकर के बारे में सुना होगा, जो आपके दिल की धड़कन को क्या रखता है, कंट्रोल करके रखता है, उसके लिए पेस मेकर एक लगाया जाता है। या आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है, हमने सुना होगा कि भाई हड्डी टूट गई तो रोड डाल दी गई, हड्डी टूटी और क्या डाल दी, उसकी जगह रोड डाल दी, रोड में हमने क्या कर दिया, उस हड्डी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है नहीं, तो वो भी क्या है, आर्टिफिशियल जॉइंट कहलाता है। और होता है कोक्लियर इम्प्लांट। ठीक है नहीं, ये कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, देखिए ये कानों में होता है। अगर आपको कान में कम सुनाई देता है तो एक मशीन कान के अंदर लगाई जाती है, वो कहलाता है आपका कोक्लियर इम्प्लांट। ठीक है भाई, देखिए विद द हेल्प ऑफ बायोनिक्स It's make to of artificial hand with sensor in the fingertips that monitor and adjust the strength of the hand grip। देखिए अगर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका हाथ कट जाता है, आपका हाथ काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जगह में आर्टिफिशियल हैंड लगा देते हैं। उस आर्टिफिशियल हैंड में सेंसर लगे हुए होते हैं, जैसे आपकी उंगलियां घूमती हैं, फिंगर टिप्स जो है वो घूमता है मॉनिटर कर। ठीक है नहीं, उसी तरह से आपको जो सेंसर है वो उन उंगलियों को घुमाएगा, उन उंगलियों को उसी तरह से रोटेट करेगा जैसे आपका हैंड करता है। ठीक है ना, तो वी कैन डेवलप स्मार्ट क्लोथिंग दैट अडेप्ट्स टू चेंजिंग टेम्परेचर। द स्मार्ट फैब्रिक ओपन्स लूज व्हेन द वेदर इज वार्म एंड स्वेटिंग एंड शट्स टाइट व्हेन कोल्ड। दिस डेवलपमेंट केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ पाइन कोन्स टाइप ऑफ प्लांट। यानी बायोनिक्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट क्लोथ को डेवलप कर सकते हैं। स्मार्ट क्लोथ क्या होते हैं, स्मार्ट क्लोथ ऐसे होंगे आपके कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके जो कपड़े होंगे, जो आपके स्मार्ट क्लोथ होंगे, वो लूज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक लूज हो जाएंगे। ठीक है नहीं, और अगर आपका वेदर क्या होगा भाई, अगर गर्मी है या पसीना आ रहा है, नमी है, तो कपड़े थोड़े लूज हो जाएंगे। और अगर सर्दी है, टेम्परेचर एटमोसफेयर का कम है, उस केस में आपके जो कपड़े होंगे वो टाइट हो जाएंगे। ठीक है नहीं, और जो ये डेवलपमेंट आया है ये किसकी स्टडी से आया है, एक पाइन कोन, जो चीड़ कहते हैं, चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी वजह से, उससे जो फाइबर निकलता है, उस फाइबर से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट क्लॉथ को बना सकते हैं। ठीक है, इन आर्टिफिशियल कार्डिक पेसमेकर डेट यूज इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू रेगुलेट ए पर्सन हार्ट बीट। आर्टिफिशियल जो पेसमेकर होता है वो क्या करता है, वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, और उसके अंदर जो डिवाइस लगी रहती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स डिवाइस लगी रहती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए बायोलॉजी में भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का यूज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ बायोनिक्स वी कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल who have damaged parts such as arm, leg, eye, cars, eye, etc. क्लियर है, यहाँ आएगा ईयर, आएगा ये कार्स की जगह ईयर लिख लीजिएगा। तो विद द हेल्प ऑफ बायोनिक वी कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल who have damaged parts such as arm, leg, eye, car,
आई, ईयर एटसेट्रा। यानी बायोनिक्स की हेल्प से अगर कोई भी व्यक्ति अपना हाथ, पैर, आंखें या कान को खो देता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बायोनिक्स की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। उसका जो हाथ है कट जो है उसकी जगह हम आर्टिफिशियल हैंड लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल लेग लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल आई लगा सकते हैं, या जो आपके जो कानों की जो आवाज़ चली जाती है, कानों सुनने की जो क्षमता है वो चली जाती है, उसे भी हम किसी ना किसी वजह से दोबारा लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस द स्टडी ऑफ बायोनिक्स हैज प्रोड्यूस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड स्वार्म इंटेलिजेंस। जो कंप्यूटर साइंस का फील्ड है उसमें आजकल हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन जनरेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं, या स्वार्म इंटेलिजेंस भी आप कंप्यूटर साइंस की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये था आपका, देखिए, बायोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल का यूज। ठीक है ना, तो बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन आपका बायोनिक्स कहलाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा आपको। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। आप जितना ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट को मदद मिल पाएगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।